बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेज वेरिएबल एंड डेटा इंटरएक्ट मूव, मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं और जो डेटा है वो कैसे मूव होता है, मतलब मेमोरी से कैसे मूव हो जाता है या कैसे असाइन हो जाता है। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन इंटरएक्ट विद द सेम डेटा इन डिफरेंट वेज इन रस्ट। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। तो आप ये एग्जांपल देखें, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू x। इसमें क्या होगा, वी कैन प्रोबेबली गेस दैट व्हाट इज इट इज डूइंग। Bind the value 5 to x, then make a copy of the value in x and bind it to y. We know we now have two variables x and y, both have equal 5. This is indeed what is happening because integers are simple values with a known fixed size, and these two 5 value are pushed onto the stack. तो अब जो है 5 हमने असाइन कराया इसको, ठीक है। हमने स्टैक और उसकी बात की थी, हीप की। हीप के साथ जी, हीप की और स्टैक की। तो हम कह रहे थे कि हीप के ऊपर जो वेरिएबल स्टोर होते हैं वो ऐसे स्टोर होंगे जो कि ना एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग द प्रोग्राम यू डोंट नो द साइज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। लेकिन जो स्टैक के ऊपर होंगे वो ऐसे वेरिएबल होंगे जिसका कि हम कंपाइल टाइम से पहले, कंपाइल टाइम के वक्त हमें पता होगा कि इस वेरिएबल का साइज़ क्या है। तो अब इसने जैसे x इक्वल टू 5 किया और y इक्वल टू x कर दिया, तो आपको पता है कि 5 का साइज़ फिक्स्ड है, फिक्स साइज़ है। तो ये हीप के ऊपर, स्टैक के ऊपर उसने उसको एड्रेस कर दिया, स्टैक के ऊपर स्टोर कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रिंग वर्जन। अब मतलब देखें कि स्ट्रिंग इंटीजर में और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं। लेट s1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग। सर ये साइज फिक्स्ड ही रखना जी, भी कर सकते हैं। सर ये चेंज भी कर सकते हैं साइज या फिक्स्ड ही रहेगा? ये जो है, जो चीज़ हीप पे होती है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। जो चीज़ स्टैक पे होती है उसको हम चेंज नहीं कर, उसके साइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये लेट s1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉलन कॉलन फ्रॉम हेलो। अब ये जो होता है ना स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो ये जो है आप जब डिफाइन करते हैं तो ये हमेशा हीप के ऊपर स्टोर होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या कि लेट s2 इज इक्वल टू s1। दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस कोड। अब ये तो महसूस तो है कि ये s1 और ये x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू x कर दिया, इसी तरीके से हमने s1 इज इक्वल टू s2 कर दिया। So we might assume that the way it works would be the same, but that is the second line would make a copy of the value in s1 and bind it to s2, but this is not quite what happens। तो ये होता नहीं है दरअसल। अब ये क्या है, टेक अ लुक एट फिगर 4.1। अब आप इसमें देखें, टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू स्ट्रिंग अंडर कवर्स। हो क्या रहा है स्ट्रिंग के, मतलब आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ क्या हो क्या रहा है। अ स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ 3 स्टोर हो रहा है। पार्ट्स। जी हेलो, सर मैं कह रहा हूँ ये तो डाटा स्टैक में स्टोर हो रहा है। हेलो का डेटा नहीं नहीं स्टैक ये में डाटा नहीं ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, देखें ये पॉइंटर स्टैक में स्टोर हुआ है, ठीक है। यस सर, वही ना, मतलब पॉइंटर के आगे इंडेक्स वैल्यू पड़ी हुई है और दोनों चीजें पड़ी हैं, लेंथ भी उसकी इधर मेजर कर दी गई है और कैपेसिटी भी। इसके अंदर साइज फिक्स आ रहा है। लेकिन जिस पे पॉइंट कर रहे हैं वो खुद तो हीप पे है ना, ये हीप है ना, ये हीप है। ये राइट साइड पे। तो इसको आप जब चेंज करेंगे, अगर इसको चेंज करते हैं बाद में, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। ये लेंथ भी चेंज हो जाएगी, कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। अभी पढ़ते हैं ना हाँ इसको। बिल्कुल, नहीं कैपेसिटी जरूरी नहीं है कि चेंज हो। अगर कैपेसिटी फॉर एग्जांपल उसने इनिशियली 50 दे दी है तो उसके अंदर अंदर है तो वो चेंज होगा, लेंथ हर बार अपडेट होगी अगर चेंज है पहले से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, तो कुछ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा,
take a look at figure 4.1. See what happening to string under the covers. A string is made up of 3 parts. 3 इसके हिस्से, स्ट्रिंग के आपके 3 हिस्से हो गए. शोन ऑन द लेफ्ट आपके ये 3 हिस्से हो गए. एक पॉइंटर हो गया, एक लेंथ होगी और एक कैपेसिटी होगी. The pointer of the memory that holds the contents of the string, a length and a capacity. This group of data is stored on the stack. तो ये जो 3 चीज़ें हैं स्टैक में स्टोर हुई. On the right is the memory on the heap. ये आपकी heap के ऊपर memory है. And holds the contents. अब यहाँ पे इसके contents ये hold करती है heap. ये stack है, ये heap है. The length is how much memory. The length is how much memory in bytes. ठीक है, आपके एक जो सिंगल कैरेक्टर है वो 1 बाइट का है, तो ये आपके 5 बाइट हो गए, लेंथ 5 बाइट होगी. The content of the string is currently using. तो आपकी जो जितनी लेंथ यूज कर रहा है, जितनी मेमोरी यूज कर रहा है वो ये होगी. The capacity is the total amount of memory in bytes that the string has received from the allocator. तो आपकी कैपेसिटी जो है इस वक्त वो 5 है, तो वो भी बाइट्स में है. तो ये तो तकरीबन सेम चीज़ होगी, लेंथ और कैपेसिटी. अभी देखते हैं इसमें फ़र्क क्या है, फिर आगे देखते हैं. द डिफरेंट इनिशियली अगर आपने देखे, आपने एक पूरा सेंटेंस लिखा था ना, फॉर एग्जांपल एक लंबा था जिसकी साइज 50 था, तो इनिशियली उसने आपको 50 दे दिया, ठीक है, बाद में आपने उसके अंदर स्टोर कर दिया सिर्फ हेलो. इनिशियली कैपेसिटी भी 50 थी, लेंथ भी 50 थी, ठीक है, लेकिन पहले वो जो है जब आपने उसको हेलो कर दिया तो कैपेसिटी 50 ही रही. क्यों? क्योंकि हीप से उसको इनिशियली एलोकेटेड 50 हुई थी. अच्छा. लेकिन लेंथ जो है वो उसकी अब 5 बन गई. लेकिन अगर हम 5 को 50 करना चाहें बाद में, हाँ, तो फिर उसमें क्या होगा कि फिर प्रीवियस वाली मेमोरी डिलीट हो जाएगी, यानी कि हीप उसको वो डीलोकेट कर देगा, और न्यू मेमोरी बिग इनफ टू होल्ड दैट न्यू वैल्यू ना, वो आपको रीएलोकेट करेगी. सही. अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं 50 का एक पहले बना लेता हूँ तो दैट मीन्स कि मैं 50 से बिलो जो है कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उसका साइज 50 रहेगा, 50 फिक्स रहेगा, कैपेसिटी 50 रहेगी, एलोकेटेड मेमोरी 50 रहेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं उससे लेंथ थोड़ी यूज़ करूँ, 10 यूज़ करूँ, 25 यूज़ करूँ. ठीक है. The difference between the length and the capacity matters, but not in this context. So far now, it's fine to ignore the capacity. तो कहते हैं कि for now क्या करते हैं, हम capacity को ignore करते हैं. When we assign S1 to S2, the string data is copied. तो string data copy हो जाता है. Meaning that we copy a pointer. तो आप क्या करेंगे, stack के ऊपर एक और pointer copy कर देंगे. ठीक है, तो उसका पॉइंटर वही होगा जो इस डाटा का पॉइंटर होगा, वही इधर होगा, और उसकी लेंथ कैपेसिटी वही चीज़ें होंगी. यानी कि ये चीज़ जो सारी है ये एक और स्टैक के ऊपर आगे एक और जगह पे बैठ जाएगी. ठीक है, तो द लेंथ एंड द कैपेसिटी दैट आर ऑन द स्टैक, वी डू नॉट कॉपी द डेटा ऑन द हीप दैट द पॉइंटर रेफर्स टू. इन अदर वर्ड्स, द डेटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी लुक्स लाइक फिगर 4.2. तो आपके पास इस तरह आ जाता है. अगर आपने S1 को कॉपी अगर S2 में स्टोर कराई है, दैट डजंट मीन कि आपके जो हेलो है वो इटसेल्फ आके स्टोर हो गया. नहीं, इसका जो पॉइंटर है एड्रेस का, वो पॉइंटर यहाँ पे एक स्टैक के ऊपर एक अलग जगह पे स्टोर हो गया. अच्छा जी. द सिंपली मींस कि जो S1 वेरिएबल था ना, वो कोई स्ट्रक्चर टाइप या टपल टाइप था. उसके जितने अंदर के तीनों मेंबर्स है ना, सिर्फ वो एज इट इज कॉपी होके एक और टपल या स्ट्रक्चर स्ट्रिंग वाला मुझे नहीं पता एक्चुअली वो किस फॉर्म में होता है, लेकिन फिर टपल हम फॉर एग्जांपल इसको अगर ले लेना, तो जिसका पहला एलिमेंट क्या है, एक पॉइंटर है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक लेंथ है, और तीसरा पॉइंट वो कैपेसिटी, मतलब यानी कि मेंबर क्या है, कैपेसिटी है. टपल का जो भी यानी कि 1 2 3 करके जितने भी मेंबर्स हैं उसके ना, तो जो है ये फिलहाल सारे के सारे तीनों इंटीजर टाइप के हैं. तो वो सिर्फ जो स्टैक के ऊपर डेटा है ना, वो एज इट इज वो नेक्स्ट यानी कि टपल एक एलोकेट होगा और 3 इंटीजर्स उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे. ठीक है. तो टपल जो है, इस टपल के अंदर 3 मेंबर होंगे, एक उसके पॉइंटर एड्रेस, एक लेंथ और एक कैपेसिटी. हाँ, और ये तीनों चूंकि इंटीजर टाइप के हैं ना, तो इंटीजर हमेशा स्टैक पे स्टोर होते हैं, तो दैट मींस के स्टैक के ऊपर ही इसको जगह मिलेगी. ठीक. सर ये एग्जैक्ट कॉपी होगी जो S2 है. एग्जैक्ट कॉपी
एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जैसे इसमें लेंथ 5 है S1 में, हाँ और वही उसका capacity 5। पॉइंटर एड्रेस होगा, लेंथ होगी, मतलब सेम की सेम जो उसके टपल है, जो उसके पैरामीटर्स हैं 3, वो एक स्टैक में एक और जगह पे स्टोर हो जाएंगे। मतलब स्टैक के अंदर तो इसके दो इंस्टांस बन गए, दो चीज़ें मतलब सेम चीज़ की कॉपी होगी इधर, लेकिन डेटा जो है असल में वो हीप के ऊपर एक ही जगह पे है। अच्छा आगे चलते हैं। द रिप्रेजेंटेशन डज नॉट लुक लाइक फिगर 4.3 which is what memory would look like if Rust instead copied the heap data as well. If the Rust did this, the operation S2 is equal to S1 could be very expensive in terms of runtime performance if the data on the heap were large. अगर आप क्या करेंगे, अगर वो इस तरह से करे हीप, एक अलग यानी कि कॉपी बना दे, अगर हम उसको S1 इज इक्वल टू S2 करें, S2 इज इक्वल टू S1 और कॉपी बना दे, कॉपी में फिर यह कि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा उसमें, कि हर डाटा की मतलब कॉपी जो है वो पड़ी होगी, तो उसमें जो है उसमें बहुत ज़्यादा रन टाइम के ऊपर आपका परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी और एक्सपेंसिव होगा, आपकी मेमोरी रिसोर्स वगैरह ये ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। Another possibility for what S2 is equal to S1 might do if Rust copied the heap data as well. अगर आपके वो heap data को उठा के एक heap data में एक और heap memory में एक और जगह पे रख दे, तो जो है डबलिंग हो जाएगी डाटा की, ठीक है, तो वो फिर आपके मेमोरी रिसोर्स ज़ाया होंगे। अर्लियर वी सेड दैट व्हेन अ वेरिएबल गोज अप आउट ऑफ स्कोप, जब एक वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है, Rust automatically calls the drop function and clean up the heap memory for that variable. तो जैसे ही वो आउट ऑफ स्कोप गया वेरिएबल, तो ड्रॉप फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप फंक्शन कॉल हुआ, ड्रॉप फंक्शन ने क्या किया, उसकी मेमोरी जो है हीप में से डिलीट कर दी, मतलब हीप मेमोरी को क्लीन कर दिया, वो वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो गया, उसके कंटेंट मतलब वाइप आउट हो गया। बट फिगर 4.2 shows that data pointer pointing to the same location. अब आपका क्या है कि वो तो डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन पॉइंटर जो है इसको वो कर रहा है, पॉइंटर अभी यहाँ है, ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। But the figure shows that both the data pointers pointing to the same location. This is a problem when S2 and S1 go out of scope. They will both try to freeze the same memory. तो आपके जो S1 और S2 की मेमोरी है वो ये इधर ये इसमें भी वो खाली करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स स्टैक के ऊपर, यही कह रहा है ना वो। नहीं ये तो इनवैलिड है ना, फिगर को तो पॉइंट ना करें, वो ये तब बता रहा था कि अगर S1 इज इक्वल टू S2 के रिस्पॉन्स में रस्ट नई फुल न्यू मेमोरी एलोकेट करता होता है। इसको तो आप छोड़ देना, पहली फिगर पे जाएं, पहली फिगर की बात, ऊपर वाली फिगर पे जाएं। इसकी ये तो इनवैलिड फिगर है ना। हाँ, इस केस में वही कह रहा है कि देखें, जब कोई वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप जाता है तो रस्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप फंक्शन को कॉल करके वो जिस मेमोरी को उसने होल्ड किया होता है उसको वो ड्रॉप कर देता है। तो सबसे पहले S1 चूंकि डिफाइन हुआ था, सॉरी S2 बल्कि एंड में है ना, जो एंड में होगा उसका पहले ड्रॉप फंक्शन कॉल होगा। S2 चूंकि बाद में डिक्लेयर हुआ था, तो S2 जैसे ही ड्रॉप हुआ आउट ऑफ स्कोप गया, उसने जिस पॉइंटर के थ्रू जिस हीप मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा था वो मेमोरी क्या होगी, ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो S1 जब आउट ऑफ स्कोप जाएगा, अब वो जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वो भी तो सेम था ना, ठीक है। तो आपका हीप क्या होता है कि बिट जो है ना एक टर्न ऑन कर देता है जब वो मेमोरी एलोकेटेड होती है, और सिंपली उसको उस बिट को ऑफ कर देता है जब वो डी एलोकेट होती है, ठीक है। तो अब जब उसको डी एलोकेट करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को होगा कि भाई ये तो पहले से डी एलोकेटेड है, तो आप कैसे, तो ये मेमोरी कंफ्लिक्ट एक तरह से आ सकता है। अच्छा। लेकिन रस्ट इसको कैसे हैंडल करता है, अच्छा, कि डबल फ्री एरर आ जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डबल फ्री एरर के तौर पे लेता है कि एक मेमोरी जो एलोकेट हुई ही नहीं है या डी एलोकेट हो चुकी हुई है, उसको आप दोबारा से डी एलोकेट करवा रहे हो। अच्छा, दैट रेजिज एन एरर कंडीशन। अब रस्ट इसको कैसे ग्रेसफुली हैंडल करता है, वो आगे बढ़े। नहीं ये डबल क्या कह रही हैं आप, डबल फ्री एरर ना, डबल फ्री S2 ने जब ड्रॉप हुआ तो उसने इस राइट साइड वाली हीप मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया, ये खत्म हो गया, ठीक है, ठीक ये है। हो गया तो अब खत्म। S1 स्टिल वैलिड है ना,
हाँ, S1 भी वैलिड है, S2 भी जैसे वैलिड वो है। करली ब्रेस आई तो पहले S2 डीएलोकेट होगा, ड्रॉप होगा, फिर S1 ड्रॉप होगा, ठीक है। S2 जब ड्रॉप हुआ उसने राइट साइड वाला हीप मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया, अच्छा राइट। तो अब S1 ने भी तो डीएलोकेट होना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो अब यानी चूंकि कि वो तो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, उसका पॉइंटर सही 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 सही। पीटीआर, ठीक है S2 ना। तो S2 जब आउट ऑफ स्कोप गया उसने इसको डीलोकेट कर दिया, जब यानी बिल्कुल कि ये खत्म हो गई, ठीक है। अब बिल्कुल जब S1 की बारी आएगी वो तो दोबारा उसको डीलोकेट करने की कोशिश करेगा, तो दैट मींस वहां पे तो कुछ है ही नहीं डीलोकेट करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक ठीक या ठीक कम से कम वो मार्क हो चुका हुआ है कि ये डीएलोकेटेड मेमोरी है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। सही। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, एक यानी कि कंफ्यूजन एक तरह से उसके लिए क्रिएट हो गया ना, कि ऑलरेडी डीएलोकेटेड मेमोरी को वो फिर से डीएलोकेट करने की रिक्वेस्ट आ ठीक गई। ठीक 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 तो यहाँ पे आप ये आगे देखो ना कि डबल फ्री एरर वो इसको कह रहा है। ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन S2 and S1 go out of scope, they will both try to free the same memory, ठीक है। दिस इज नोन एज अ डबल फ्री एरर एंड इज वन ऑफ द मेमोरी सेफ्टी bugs we mentioned previously. Freeing memory twice can lead to memory corruption, which can potentially lead to security vulnerabilities. To ensure memory safety, there is one more detail to what happens in this situation in Rust. Instead of trying to copy the allocated memory, Rust considers S1 to no longer be valid, and therefore Rust does not need to free anything when S1 goes out of scope. Check out what happens when you try to use S1 and S2 is use S1 and after S2 is created. It won't work. Check out what happens when you try to use S1 after S2 is created. It won't work. अच्छा, हम इसको रन करके देख लेते हैं। उधर हमारे पास कहाँ था, ये ब्राउजर में भी तो रन हो जाता है ना। ये ब्राउज़र में यहाँ पे तो नहीं है ना, रन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं है, नहीं है? रन का ऑप्शन नहीं है इसमें, कर देते हैं। या ऑनलाइन कंपाइलर है कोई इसका? जी सर, ऑनलाइन एक मिनट में। मैं यूज करता हूँ जी, आप करते हैं? जी। अच्छा चलें, कंबाइन स्टडी चैप्टर 4 खोल लेते हैं। क्या हुआ? खोला नहीं। अच्छा, ये वाला पर्टिकुलर पीस रन नहीं होगा क्योंकि बगी कोड है ना। जी जी जी, ये तो उसने बग शो करने के लिए बस वो किया, अभी ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ जो ना, वैलिड कोड ताकि होगा वो रन होता है। ताकि थोड़ा सा साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाए ना, वरना फिर सही है। क्या हुआ, ये कहाँ पे खुल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही। खुल ही नहीं रहा है, बंद करता हूँ, ठहरें। ये रहा। अच्छा जी, तो अब ये हमें कह रहा है, अच्छा ये तो मेन भी है साथ इसके। अब हम S1 को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है देखें। वो ये कह रहा है कि borrowed borrow of moved value S1, value borrowed here after move। तो असल में क्या हुआ है कि यही हुआ है ना कि S2 को हमने इसकी वैल्यू पॉइंटर इसका दे दिया, ठीक है। यानी कि S की वैल्यू इधर चली गई S2 के पास।
तो यहाँ पे वो हमने प्रिंट कराया एस को, जब हमने एस को प्रिंट कराया तो वो पहले ही एरर दे रहा है कि वो जो मतलब वैल्यू पहले मूव हो चुकी है और आप फिर उसको यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, ये ओनरशिप का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है ना, बोरोइंग का। और जी। अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि टू इंश्योर द मेमोरी सेफ्टी देयर इज वन मोर डिटेल और टू व्हाट हैपेंस इन द सिचुएशन इन दिस सिचुएशन इन रस्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी द एलोकेटेड मेमोरी रस्ट कंसिडर्स S1 टू नो लॉन्गर बी वैलिड। मतलब ये नहीं होगा कि रस्ट क्या करे भाई, एक मतलब कॉपी करे वैल्यू की, कॉपी करके एक उसको रख दे S1 के लिए अलहदा और S2 के लिए अलहदा। अब वो होगा, ये होगा कि S1 जो है वैलिड ही नहीं, उसको इनवैलिड कर देगा। जब आप S2 को असाइन कराएंगे S1, तो S1 को वो इनवैलिड कर देता है, ठीक है। उसका पॉइंटर वहाँ से ख़त्म मूव हो जाता, मतलब पॉइंटर ख़त्म हो जाता है S1 में से। Therefore, Rust does not need to free anything when S1 goes out of the scope. Check out what happens when you try to use S1 and S2 instead. Use S1 after S2 is created, it won't work. जब आप S2 क्रिएट करेंगे तो S1 जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यही हम देख रहे थे वहाँ पे। You will get an error like this because Rust prevents you from using the invalid reference. तो अगर आप इसको रन करें, हमारे पास ये एरर आपको शो होगा यहाँ पे, कार्गो रन नहीं, CD ओनरशिप कार्गो रन। तो आप ये देखें, ये आपके पास जो है उसने वही एरर दिया कि ये वैल्यू बारोड आफ्टर मूव, ठीक है। तो आप पहले मूव कर कहता है कि S1 की वैल्यू को आप मूव कर चुके हैं S2 में पहले, ठीक है। तो अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। इसको कहते हैं ओनरशिप, कि आपने S1 की ओनरशिप दे दी है S2 को, ठीक है। जब आपने S2 को ओनरशिप दे दी, अब इसके खाते में कुछ नहीं है इसके पास, ये ख़त्म हो गया। ये चीज़ सारी जो है ना, ये वाली, ये जो हीप की एड्रेस या हीप की जो एलोकेशन थी वो इसको मिल गई, ठीक है। तो अब हमें ये एरर मिलेगा, ठीक है। तो मैम अपना इस केस में तो ये जो ये वाला था ये नलीफाई हो गया ना, ये चीज़ ये नलीफाई हो गई। नहीं, इस केस में सिर्फ क्या है कि स्टैक के ऊपर जो S1 का रेफरेंस था ना, वो स्टिल स्टैक एलोकेटेड रहेगा, मेमोरी एलोकेटेड रहेगी S1 की वैल्यूज को, यानी पॉइंटर, लेंथ और कैपेसिटी। लेकिन अब S1 को रेफर करना आपके कोड के अंदर जो है ना वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि वो एक तरह से अब उसका क्या फर्क होगा कि जब ये S1 आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो देयर विल बी नथिंग टू डीएलोकेट, यानी कि ड्रॉप का फंक्शन S1 चूंकि इनवैलिड हो गया, तो अब ये इसके अगेंस्ट ड्रॉप का फंक्शन कॉल नहीं होगा, सिर्फ S2 के अगेंस्ट होगा। अच्छा, लेकिन अभी भी वो इसको पॉइंट कर रहा है, इट मींस। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन रस ने क्या किया, रस के कंपाइलर ने क्या किया कि इस मेमोरी को जो है ना वो एक तरह से इनवैलिड कर दिया, जिसकी वजह से अब आप कोड के अंदर उसको एक्सेस फर्दर रेफरेंस नहीं कर सकते। ये वही बात होगी कि जो ओनरशिप के 3 असूल थे, एक के हर एट ए टाइम एक ओनर होगा, हर वैल्यू का एक ओनर होता है, वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। और एट ए टाइम सिर्फ एक ओनर होता है, एक वक्त में एक ओनर होता है, दो नहीं हो सकते। और जब आप नया ओनर बना देते हो दूसरे पहले वाला ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। और तीसरी बात एक उसमें थी, जब हमारा ओनरशिप रूल्स आप पहले पढ़ चुके हो? ये इसमें थे ना, यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा, मैंने असल में वो क्लास नहीं ली होगी, मुझे भूल गए हैं ये 3, हाँ रूल्स थे। मैं असल में जो है ना सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे, यहीं थे, ये रहे, साल हो गया पढ़े हुए। ये रहे। Each value in Rust has a variable that's called its owner. हाँ, There can only be one owner at a time. ठीक है, तीसरा वाला पहले ही पता है मैं। When owner goes out of scope, goes... the value will be dropped. ये तीन ओनरशिप के बिल्कुल तीनों सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। हाँ, सिंपल रूल, सही। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। तो ये हो गया। You will get error like this. Rust prevents you from using the invalidated reference.
तो इनवैलिड रेफरेंस को वो आप दोबारा यहाँ पे नहीं प्रिंट करा सकते। मतलब आप कहें कि मैं इस S1 को प्रिंट करा लूँ यहाँ पे, क्योंकि S1 पहले ही इनवैलिड हो चुका है, तो हमें यहीं पे एरर दे देता है, वैल्यू बोरोड हेयर आफ्टर मूव। If you have heard about the terms shallow copy and deep copy while working with the other languages, the concept of copying the pointer length and capacity without copying the data probably sound like making a shallow copy. But because Rust also invalidates the first variable, instead of being called a shallow copy, it's known as a move. तो दूसरी लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, शैलो कॉपी करते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट और लेंथ कैपेसिटी, ये चीज़ें सारी हम क्या करते हैं। यानी कि शैलो कॉपी मींस कि स्टैक के ऊपर मौजूद डेटा तो कॉपी हो जाता है, हीप वाला नहीं होता। डीप कॉपी का मतलब है कि एक एक बाइट उसका कॉपी हो गया है। ठीक है, बाज लैंग्वेजेस जैसे जो सेकंड फिगर आपने देखी थी ना, उस तरह से इंप्लीमेंट करती हैं इज इक्वल टू को। ये सेकंड वाली फिगर इस तरीके से, ये सेकंड वाली डीप कॉपी की एग्जांपल है, ये वाली। अच्छा ठीक है, और बाज लैंग्वेजेस इस तरीके से ही इंप्लीमेंट करती हैं। S1 इज इक्वल टू सॉरी S2 इज इक्वल टू S1 जब आपने लिखा था, उसके पीछे बैकग्राउंड पे यही होता कि एक एक कॉपी हीप की भी दोबारा से एलोकेट होती। ठीक है, लेकिन रस्ट जो है वो शैलो कॉपी करता अगर मतलब वो तो हमने बाद में देखा ना कि वो एक्चुअली शैलो कॉपी भी नहीं कर रहा। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो एग्जांपल है शैलो कॉपी की, ये शैलो कॉपी है, दिस वन, ये शैलो कॉपी। ठीक है, लेकिन रस्ट ने इसको मजीद इंप्रूव करके क्या चीज कर दी कि S1 को इनवैलिडेट करके ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ मूव, नॉट इवन शैलो कॉपी। ये मूव है, अच्छा अच्छा। ये जो है दरअसल ये है शैलो कॉपी, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में इस तरह ट्रीट करते हैं, S1 S2 ये दोनों। देखिए रस ने क्या, अगर शैलो कॉपी होता ना, सिंपल प्लेन शैलो कॉपी होता, तो क्या होता कि S1 भी वैलिड रहता, S2 भी वैलिड रहता। अब चाहे आप S1 को रेफर करते चाहे S2 को, सेम ही एरिया जो है वो रेफर होता। ठीक है, लेकिन रस ने एडिशनल काम क्या किया कि S2 के अंदर S1 का सारा डेटा कॉपी कर दिया, प्लस S1 को इनवैलिड कर दिया। सही सही सही, जबरदस्त, सही। ठीक है ना, तो उसकी वजह तो उस बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, मूव अकर हुआ। ठीक 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 है। और ये डीप कॉपी होगी कि डीप कॉपी में उसकी एक बिल्कुल कॉपी अलग से बना के एक उसने कंटेंट्स भी जो है ना वन बाय वन सब यानी कॉपी ये हो गए। डबलिंग होगी अपनी डाटा की, यानी कि डबल हो गया डाटा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर ये यही डेटा लार्ज हो तो रन टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। एक्सपेंसिव पड़ेगा, सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे थे। तो the concept of copying the pointer length and capacity without copying the data probably sounds like the making a shallow copy। ठीक है, वो आपका जो पहला केस था वो shallow copy वाला। But because the Rust also invalidates the first variable, instead of being called a shallow copy, it is known as the move. In this example, we would say that S1 was moved into S2. So what actually happens is shown in figure 4.4। तो आपके पास ये चीज़ इनवैलिडेट हो गई और ये आपके पास रह गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी आफ्टर S1 हैज़ बीन इनवैलिडेटेड। तो आपके पास रेफरेंस इनवैलिड हो गया, ये वाला S1 वाला रेफरेंस। That solves the problem. That's our problem with the only S2 valid. When it goes out of scope, it alone will free the memory and we are done. तो इसके अंदर जो है वो आपका जो डबल फ्री मेमोरी वाला जो एरर जो यानी कि जो आ रही थी, कन्फ्यूजन आ रही थी S2 और S1 की डबल फ्री मेमोरी, तो वो वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ S2 जो है उसको मेमोरी को फ्री करेगा। In addition, there is a design choice that is implied by this. Rust will never automatically create deep copies of your data. Rust कभी भी आपकी डाटा के कभी भी deep copies नहीं बनाएगी। Therefore, any automatic copying can be assumed to be inexpensive in terms of runtime performance. तो आपके लाजमी बात है, अगर आपका जो इस तरह की कॉपी होगी या कि डी रेफरेंस कर देंगे आप एक वेरिएबल को, फिर आप दूसरे को यूज़ कराएंगे, तो इस डाटा की कॉपी बस ये सेम ही रहेगी, यानी कि एक ही डाटा, सिंगल डाटा पड़ा होगा, तो उसकी कॉपीज़ नहीं बनेंगी। Therefore, any automatic copying can be assumed to be inexpensive in terms of runtime performance। यही है ना मैम कि ये जो ये एक ही कॉपी होगी,
अगर आप इसको ओनरशिप इसको किसी को दे देते हैं तो वही जो है यानी कि ओनरशिप किसी और के पास चली बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको ना वो जेनेरिक रूल, ये भी देखे ना, आपको अब बंदा सोचे तो कहे कि ये मतलब हमें S2 और S इज इक्वल टू S1 करने की जरूरत ही क्या थी अगर S1 ने इनवैलिड हो जाना। लेकिन ये आपको ना एक सिंपल सिनारियो के थ्रू ना एक बिगर पिक्चर दिखा रहा है जो थ्रू आउट ट्रस्ट इसके ऊपर बेस कर रहा है ना। क्योंकि जाहिर बात है सिंपल इंटीजर्स में और इसमें तो काम आपका नहीं चलता, जब बड़े बिग मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, क्लासेस में, इन चीजों में आपको काम करना होगा। तो बेसिक चीज से वो आपको ना एक स्ट्रिंग, एक जाहिर बात है दूसरी लैंग्वेजेस में आप लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो स्ट्रिंग एक फेमिलियर वो चीज है, तो इसके थ्रू वो आपको ओनरशिप के जो है ना कॉम्प्लेक्स वो कंसेप्ट समझा रहा है। तो जो है ना ये आपको पता होना चाहिए कि जो है ना वो जब भी आप स्पेशली अगर उसको आपने कॉपी नहीं किया तो सिंपल इज इक्वल टू का ऑपरेटर क्या करता है, वो मतलब यानी कि डीप कॉपी नहीं करता। डीप कॉपी तो नहीं करता आपका वो, जब भी पहले वाले जब को भी आप लिया जितने मर्जी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को आप इज इक्वल टू के असाइनमेंट के थ्रू दूसरे के ऊपर मतलब यानी कि मैप करवाओगे या असाइन करवाओगे तो वो दैट वुड स्टिल रिमेन इनएक्सपेंसिव। सिर्फ और सिर्फ स्टैक की ये दो तीन चीजें कॉपी होंगी, उसकी लेंथ, उसका पॉइंटर, उसका कैपेसिटी, जो कि जस्ट 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉपी ऑपरेशन रहेगा, चाहे डेटा आपका जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो। बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया ये वाला ठीक। वेज वेरिएबल एंड डाटा इंटरएक्ट क्लोन। तो हमारा डाटा या जो है कैसे क्लोन होता है। if we do not if we do not do want to deeply copy and the heap data to of the string, अगर हम वाकई डीप कॉपी करना चाहते हैं, not just the stack data, we can use a common method called clone। तो क्लोन मेथड यूज करके हम उसको डीप कॉपी भी बना सकते हैं। ठीक है, we will discuss method syntax in chapter 5, but because methods are a common feature in many programming languages, you have probably seen them before. Here is an example of the clone method in action. तो let s equal to this और s2 is equal to s1 dot clone। तो s1 dot clone का मेथड आपने यूज़ किया। अब जो है आप इन दोनों को मतलब कर सकते हैं। हम इस कॉपी करके जाते हैं वहाँ पे, इसको लिखते हैं। तो भी S1 भी वैलिड रहेगा। आप S1 भी वैलिड रहेगा और S2 भी वैलिड, दोनों की आपके पास हेलो हेलो 2 दफ़ा प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये देखें S1 इज इक्वल टू हेलो और S2 इज इक्वल टू हेलो, ये आपके यहाँ पे प्रिंट हो गया इधर। ठीक है, दिस वर्क्स जस्ट फाइन। एंड और अगर आप ये करें ना सर, आप ये करें स्टैटिक S1 स्टैटिक S2, तो आप देखिए डिफरेंट एड्रेस आएगा दोनों का। एड्रेस डिफरेंट आएगा। ये यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार लगाते हैं, एम्परसेंड लगाते हैं। स्टैटिक से तो काम नहीं कर रहा, एम्परसेंड नहीं लगाते होते, एम्परसेंड लगा। यस सर, ये एड्रेस लेने के लिए होगा। ये तो हेलो ही आ रहा है, ये तो फिर एड्रेस कैसे आता है इसका, याद नहीं। मैं देख रहा हूँ, ज़रा सर्च कर रहा था वो कैसे प्रिंट कराते हैं एड्रेस, तो ये भी चेक कर लेते हैं एड्रेस का सिनेरियो। हाउ टू गेट अ रॉ पॉइंटर टू अ रेस्ट हीप अरे। ये वैसे मैम होना चाहिए था, क्यों नहीं होता ये एड्रेस, क्यों नहीं हम प्रिंट करा सकते।
यहाँ पे कहीं the size of the value of travesty R cannot be known at compile time. Does not have a size known at compile time. तो ये जो है नहीं, ये नहीं होगा। इसका फिर देखेंगे बाद में कैसे एड्रेस करते हैं, फिलहाल चलते हैं आगे। तो ये आपका हेलो उसने 2 दफ़ा प्रिंट करा दिया, लेकिन इसकी ये हेलो है 2 जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे पड़ा होगा मेमोरी में। तो आपको ये क्लोन का फंक्शन ये काम करता है, फिर डीप कॉपी करता है। अच्छा आगे चलते हैं, टाइम इसका थोड़ा रह गया तो बस ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। दिस वर्क्स जस्ट फाइन एंड एक्सप्लिसिटली प्रोड्यूसेस द बिहेवियर शोन इन 4.3। 4.3 का जो आपका बिहेवियर है ना, ये वाला बिहेवियर वो इसको कर रहा है इस वक्त एग्जीक्यूट, ठीक है। और कहाँ गया, ये हो गया। When you see a call to clone, you know that some library arbitrary code is being executed and that code may be expensive because आप जो है डाटा की डीप कॉपी करके अलग जगह पे रख रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव काम होगा क्योंकि अपनी मेमोरी जो है वो डबल ऑक्यूपाई हो जाएगी। इट्स अ विजुअल इंडिकेटर दैट समथिंग डिफरेंट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो जहाँ भी आप क्लोन अगर देख लें तो आप समझ जाएंगे जो है ये काम हो गया, डबल मेमोरी को है ना डबल उसने वो कर दिया। तो ये यहाँ तक बस इसको करते हैं आज, और इंशाल्लाह कल फिर शुरू करेंगे दोबारा से। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये आज ये वाला जो है इसको ओनरशिप को ख़त्म कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।